अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नबकी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एच नाइक के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे की पेश नज़र नाम तजवीज़ किए हैं। ज़राए के मुताबिक बराबर नुमाइंदगी के तनासब से 2 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। बानी PTI के जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भेजेगी। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जुडिशल कमीशन में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर को नाम मौसूल होने पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गई हैं। बुशरा बीबी ने लाहौर जाने से पहले बानी PTI से मुलाकात भी की है। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंची हैं। बुशरा बीबी जमान पार्क में कयाम भी करेंगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब में फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगीं। इदारा माहौलियात पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। DG माहौलियात पंजाब उमरान हामिद शेख के मुताबिक बढ़ती हुई स्मोक और फिजाई आलूदगी को कम कर रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने यह इकदाम उठाया है। डेविस रोड, एडजंटन रोड, डेवरन रोड और कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी से गुलशन, सनमा और एपट रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल हैं। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर कर दिए गए। क्वीन मैरी रोड और उसके इतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स इन इलाकों में नहीं चलाए जाएंगे। चिंगजी, रक्षा का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद बैन होगा। महकमे माहौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब में फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड की गई है। इदारा माहौलियात पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। फिजाई आलूदगी ने अवाम की सेहत को संगीन खतरात से दो चार कर दिया। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगीं। सूरत हाल की नजाकत के बायस लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। डेविस रोड, एडजर्टन रोड, ड्योरन रोड और कश्मीर रोड शिमला पहाड़ी से गुलशन, सनमा और एपट रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल हैं। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड को भी हॉटस्पॉट एरिया करार दे दिया गया। क्वीन मैरी रोड और उसके इतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स इन इलाकों में नहीं चलाए जाएंगे। चिंची, रक्षा का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद बैन होगा। महकमे माहौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सफारतकारी करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। इस्लामाबाद में हालिया दिनों में हवा के तेज़ी से बिगड़ते मेयार का संजीदगी से नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर ने पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को हिदायत की है कि वो इस मसले से खुशअस्लूबी से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वज़ीर आज़म के मौसमियाती मावन ने एक बयान में वाज़ेह किया कि अक्टूबर के
وسط کے آغاز سے اسلام آباد میں ہوا کی بگڑتی صورتحال مزید متاثر ہو رہی ہے، جس سے شہر کا ماحول مزید آلودہ ہو گیا ہے اور بڑھتی ہوئی آلودگی، دھول اور گاڑیوں کے اخراج نے اسموگ کے خطرے کی بھی گھنٹی بجا دی ہے۔ اہم وجوہات میں گاڑیوں سے دھوئیں کا اخراج، صنعتی آلودگی، تعمیراتی دھول، فضلہ اور فصلوں کی بقیات کو جلانا شامل ہے۔ روبینہ خورشید عالم نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ فضلہ اور فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، پاکستانی ہائی کمیشن کا لندن میں مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اندراج مقدمے کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شدید مذمت کی ہے اور نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن لندن نے حملہ کرنے والوں پر مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ جس گاڑی پر سوار تھے وہ پاکستان ہائی کمیشن کی ملکیت ہے۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شدید مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بیان پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹس یا شہریت کی منسوخی اور اجرا کے فیصلے محسن نقوی کی ثوابدید کے نہیں، آئین و قانون کے مرہون منت ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا گیا، یہ سب جعلی کیسز ہیں۔ ہمارے 85 سے زائد اسیران ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج ہمیں اے ٹی سی کورٹ سے 9 مئی کیس کی نقول تقسیم کی گئی ہیں۔ حسان نیازی صاحب جو کورٹ میں ہیں، ہمارے وائس چیئرمین جناب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے 85 سے زیادہ ہمارے ملٹری کورٹس میں اسیران اس وقت بھی وہ قید میں ہیں۔ ہم ساروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ موجودہ حکومت کا آپ دیکھ لیں، مریم نواز کی پرسوں کی سٹیٹمنٹ بالکل بے ڈھونگی سٹیٹمنٹ، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ رات کو ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ پھر ریڈ ہوئے ہیں۔ شیخ وقاص صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، ان کے ڈیرے پہ ریڈ ہوا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ ہماری قمر شوذب صاحبہ اور ہماری ویمن ونگ کی خواتین نے اڈیالہ جیل کے قریب جہاں پہ وہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں، وہاں پہ پریس کانفرنس کی، پرامن پریس کانفرنس کی۔ بانی پی ٹی آئی بھی جلد جیل سے باہر آ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی نہ ہی تصدیق اور نہ ہی تردید کی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا، جعلی مقدمات میں جیل بھیجا گیا تھا، اب وہ جیل سے باہر ہیں کیونکہ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی ہے۔ علی امین نے اصرار کیا کہ جلد ہی بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بھی جعلی ہیں، ہم ادارے کے خلاف ہیں اور نہ کسی فرد کے، ہم ان کے پالیسیوں کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں درست کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہ صرف پرامن بلکہ قانون اور آئین کے دائرے میں بھی ہے۔ پی ٹی آئی 8 فروری کے انتخابات اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات چاہتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ میں تقسیم ختم کر دی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو تمام ججز نے بطور چیف جسٹس تسلیم کر لیا۔ فاروق ایچ نائک کہتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی کو بطور چیف جسٹس قبول کرنا پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کے مترادف ہے۔ سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہیں۔ میرے خیال میں سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہی ہونا چاہیے۔ مجھے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں علم نہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آئے ہیں، انہوں نے تمام ججز کو اپیرنٹلی کیا کہتے ہیں یونیفائی کر دیا ہے۔ جو ڈیوائڈ تھی، جو نظر آتی تھی اور جو کہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کے لیے اور آنر کے لیے اچھا نہیں تھا، پی ٹی آئی نے بھی یہ اپنا بیانیہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے ممبرز دیں گے جو جے سی پی کے اندر آ کے کیا کہتے ہیں ممبرز بنے ان کی پارٹی کے۔ اس کا مطلب ہے امپلائٹلی انہوں نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی 26ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جہاں تک 27
22वीं तरमीम का ताल्लुक है कि मिलिट्री कोर्ट्स विद सनसेट क्लॉज होंगी, मेरे को इसके बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि मैं हुकूमत वक्त का हिस्सा नहीं हूँ। हुकूमत वक्त सारी बातें इत्तेहादी को बताए, अगर वो बताएंगी भी तो टॉप लीडरशिप से डिस्कस करेंगी। देखिए, जहां तक सपोर्ट करने का ताल्लुक है, मैं एक कारकुन हूँ, इसका फैसला लीडरशिप करेगी, चेयरमैन बिलावल साहब करेंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, तो इसलिए मैं इसके बारे में अपना कोई पर्सनल कमेंट इस वक्त नहीं देना। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत अपने बयान पर डट गए। कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई इस वक्त मुमकिन होगी जब नवाज शरीफ चाहेंगे। शेर अफजल मरवत ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निज़ाम के अंदर रहते हुए साथ चलना चाहती है, तो फिर उनको जेस्चर ऑफ गुडविल चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि यह बयान उनकी ज़ाती राय है। सिस्टम में रह के खान की रिहाई का मतलब ये है कि आप इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों से भी डायलॉग करें। ये अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम के अंदर रहती हुई इनके साथ चले, तो फिर इनको चाहिए कि जेस्चर ऑफ गुडविल दे। ये मेरी राय है। आज भी मुतफ़िका आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार है। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा आइन को अवाम की मर्जी का आइन नहीं कहा गया। आइन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से भी इनकार नहीं किया गया। आइन में अवाम की शिरकत दारी को तस्लीम किया गया। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। इस कौम को आइन दिया, इस सरजमीन को आइन से नवाजा, और आज भी इस आइन का मुत्तफ़क़ा आइन का टाइटल जिंदा है, बरकरार है। हर चंद की इसमें तरामीम आई हैं और तरामीम मुतनाज़ा भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया गया। आइन कहता है तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे कि निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया है। अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा। मुझे नहीं लगता बुशरा बीबी के रिहाई के पीछे कोई डील हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं बुशरा बीबी के रिहाई का फैसला बिल्कुल दुरुस्त और कानून के मुताबिक है। बोले ये बदकिस्मती होगी अगर बानी PTI की रिहाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुई है। ट्रंप के हुक्म पर रिहाई लेनी है तो 1.5 साल जेल में क्यों रहे। कहा मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर के नताइज पाकिस्तान पर असरअंदाज होंगे। मज़ीद कहा जुडिशल कमीशन का इख्तियार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बिठाए या किसी और जज को। जजेस में ग्रुपिंग हुई, बेनकाब किया गया, खतूत लिखे गए। दायरा इख्तियार को देखते हुए तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस के वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने नैब को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज आबदा सज्जाद ने की। नवाज शरीफ की जानिब से उनके प्लेटर राना इरफान अदालत पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से रेफरेंस के वापसी की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने तरमीम के बाद तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब दायरा इख्तियार में नहीं आता। दायरा इख्तियार को देखते हुए तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब को वापस भेजा जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के शनाख्त पर भेजे गए 532 मुल्ज़मान की दरख्वास्तें ज़मानतें मंजूर कर ली गईं। मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानतों पर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने 28 मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। अदालत ने मुल्ज़मान को 20-20 हज़ार रुपये मचलकों के रिहाई का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तफसीलात वेबसाइट पर आवेज़ा कर दी गई हैं। रोज़ाना, हफ्तावार और माहवार की बुनियादों पर मुकदमात निपटाए जाने की तफसीलात भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को 36 नए मुकदमात का इंदराज हुआ, जबकि 124 मुकदमात निपटाए गए। गुज़िश्ता अदालती हफ्ते में 582 केसेस का इंदराज हुआ और 700 मुकदमात निपटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर तक ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,996 हो गई है। गुज़िश्ता अदालती हफ्ते में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,073 थी। माहवार तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2024 में 822 मुकदमात दायर हुए, 1462 मुकदमात निपटाए गए हैं। अप्रैल में 1795 मुकदमात दायर हुए, 1516
मुकदमात निपटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आतम मिनल्ला का कहना है कि यह नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की ज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, अदालत की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक के मुहाफ़िज़ खुद हकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस आतम मिनल्ला ने उर्दू में इजाफी नोट तहरीर किया, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस आतम मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह पार्लिमान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को ख़त्म या महदूद करे। जस्टिस आतम मिनल्ला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दाम का अदालती जायजा लेती है। पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने मुकदमे नामजद सूबाई वज़ीर मीना खान, अरकान असम्बली अरबाब शेर अली, फजल इलाही और मोहम्मद आसिफ को बरी कर दिया। मुकदमे में नामजद साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और साबिक नाजिम अली पेशावर और अरबाब समेत 27 मुल्ज़मान भी बरी। मुकदमे के दौरान मुल्ज़मान पर जुर्म साबित न हो सका। अदालत ने मुकदमे नामजद सूबाई वज़ीर मीना खान और 3 अरकान असम्बली समेत 27 मुल्ज़मान बरी कर दिए हैं। हाजिम भंगवार को AC जनरल के ओहदे से हटाने की वजह सामने आ गई है। अदलिया के हुक्म पर अमल दरामद करवाना सरकार को पसंद नहीं आया। हाजिम के ट्रांसफर पर कमिश्नर कराची भी हैरान। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ट्रांसफर से पहले कमिश्नर कराची को एतमाद में नहीं लिया। हाजिम के हुक्म पर डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद जोनेजो और फातिमा सायमा सरकारी रिहाइशगाह खाली कराना चाहते थे। डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद जोनेजो और फातिमा सायमा ने सरकारी रिहाइशगाह पर कब्जा कर रखा है। हाजिम ने अदलिया के हुक्म पर दोनों अफसर सरकारी रिहाइशगाह खाली करने के लिए दिया था। दोनों अफसरान 2 साल से कमिश्नर हाउस के सरकारी फ्लैट्स में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल का मामला। लियारी गैंग वॉर के सरबरा उज़ैर बलोच को इस हफ्ते मुकदमे से बरी करने या सजा सुनाए जाने का इम्कान है। गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच और रेंजर्स एहलकार समेत 3 के खिलाफ मुकदमे का फैसला महफूज। मुकदमे का फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट ने लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन की 2300 प्लाट्स पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालती हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने हिदायत देते हुए कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी खुद पेश हों। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को KMC और MBR के मेम्बरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया था। कमेटी मुतलका को जगह का दौरा करके रिपोर्ट अदालत में पेश करना था। दरख्वास्त गुजारों के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज स्कीम के इंदराज से लाइल्मी का इजहार करती है। सरकारी वकील का कहना था कि ऐसी स्कीम का कोई इंदराज हमारे पास नहीं है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KMC ने इंडस्ट्री के लिए 1993 में 2300 से ज़ायद प्लॉट का टिच इंडस्ट्रीज के लिए लांडी में अलॉट किए। 1993 से दरख्वास्त गुजारों को ज़मीन का कब्जा नहीं मिला। मज़कूरा मकाम पर भैंसों के बाड़े बनाकर तजावुज़ात कायम कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कहा गया कि ये ज़मीन कभी कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए अलॉट नहीं की गई। सरकारी वकील का कहना था कि ज़मीन मुख्तलिफ लोगों को अलॉट की गई है। इस ज़मीन के तनाज़े से मुतल्लिक मुतअद्दिद सिविल सूट दायर किए हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजारों को मुतबादिल नहीं वही ज़मीन दी जाए जो अलॉट की गई है। दरख्वास्त गुजार ज़मीन के बदले अदायगियाँ कर चुके हैं। ज़मीन पर उनका हक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोठ आबाद स्कीम के तहत गलत तौर पर ज़मीन अलॉट कर रहा है। इधर सिंध हाई कोर्ट में भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। दोनों दरख्वास्तों की समाअत के लिए कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह फौरी नौयत का मामला है, इसीलिए मेरी दरख्वास्त जल्द सुन लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने रिमार्क्स में कहा कि कल दोनों दरख्वास्तों पर बाजमात सुन लेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26वीं तरमीम में आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया गया है, इसलिए ये तरमीम आइनी हैसियत नहीं रखती, इसे कलअदम करार दिया जाए।
ایک ایسی ترمیم لائی گئی ہے جس نے براہ راست عدلیہ پر حملہ کیا ہے. ہماری ریاست کا ایک اہم ستون عدلیہ ہے جس پر حملہ کیا گیا ہے. درخواست گزار کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور بالادستی ہے. اس آئینی پٹیشن کی بنیاد پاکستان کا 73 کا آئین ہے. ایم ڈی کیٹ میں زیادہ نمبر گلے پڑ گئے. FIA کراچی نے زیادہ نمبر لینے والے طلبہ کو طلب کر لیا. 150 امیدواروں کو نوٹسز جاری. طلبہ سے بیان لینے کے ساتھ فرضی امتحان بھی لیا جا سکتا ہے. FIA حکام کا کہنا ہے کہ نوٹس کا جواب نہ دینے پر قانونی ایکشن لیا جائے گا. ایم ڈی کیٹ میں 190 اور زائد نمبر لینے والے طلبہ کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. انکوائری کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے طلبہ نے ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں 200 سے 97.5% نمبرز حاصل کیے. طلبہ کا تعلق مختلف اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے ہے. عملی طور پر کسی بھی طالب علم کے لیے اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اس بات کے شکوک و شبہات ہیں کہ طلبہ پرچے لیک ہونے میں ملوث ہیں اور حقائق و حالات سے بخوبی واقف ہیں. طلبہ کو 1 نومبر کو دن 12 بجے FIA سائبر کرائم سرکل میں پیش ہونا ضروری ہے. طلبہ اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لے کر آئیں. ان سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ایک اور پولیو سے متاثرہ بچے کی تصدیق. نوشیرہ میں ایک بچے میں ٹائپ 1 وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے. رواں سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 42 ہو گئی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے پاکستان میں 42ویں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کیس کی تصدیق کر دی. نوشیرہ سے پولیو کا یہ پہلا اور اس سال پاکستان سے 42واں کیس ہے. اب تک بلوچستان سے 21, سندھ سے 12, خیبر پختونخوا سے 7 اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. بچے سے حاصل کیے گئے نمونوں کی جینیاتی ترتیب کا کام جاری ہے.